जय हिंद प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे चीनी उद्योग, जो कि भारतीय उद्योगों में कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनमें दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे सूती वस्त्र उद्योग, दूसरे पे चीनी उद्योग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित किन दो उद्योगों के नाम लिखिए, तो आप वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग दोनों के उदाहरण उसमें दे सकते हो। भारत में इस उद्योग की शुरुआत है जो कि 3000 ईसा पूर्व ही हो चुकी थी। भारत में चीनी जो है वो गन्ने से बनाई जाती है। चीनी क्या है, एक वजन रास मूल्य रास उद्योग है। वो कैसे, जैसे गन्ना है तो गन्ना जो है अगर मिल गन्ने के उत्पादन क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है तब तो जितना गन्ने में रस है उस हिसाब से चीनी का उत्पादन हो जाता है। परंतु यदि चीनी मिल दूर है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र उसके पास में नहीं है, तो वहाँ से और उस मिल तक गन्ना ले जाने में उसका जो वज़न है वो कम होता जाएगा, उसके अंदर जो रस है वो कम हो जाएगा। तो उसका मूल्य है, चीनी जितनी उत्पादित उससे होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, परंतु मूल्य है वो उतना उसका गन्ने का लग जाता है। तो यानी उसको किसान को लॉस होता है, प्लस जो मिल जो है उसमें जो उत्पादन है उसमें लॉस होता है, उसका जो क्रय है उसमें लॉस होता है। तो ये एक मूल्य रास वजन रास उद्योग है। भारत में 1903 में सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी बिहार के मढ़ौर, जो कि सारण जिला में स्थित है। भारत में पहली मिल 1903 में लगी थी। पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई थी बिहार में मढ़ौर में, जो कि कहाँ स्थित है, सारण जिला। बिहार का जो सारण जिला है उसमें मढ़ौर में स्थापित की गई थी। भारत में सन 2014 तक अगर देखा जाए तो कुल 701 चीनी मिलें थी। 701 चीनी मिलें, जिसमें से 334 जो है वो निजी क्षेत्र की, 43 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की और शेष 324 जो है वो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें थी। अब चीनी उद्योग जो है उसकी कुछ समस्याएं हैं जो कि अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी। अपन ने जब कृषि के अंतर्गत गन्ना पढ़ा था, उस गन्ने में जो गन्ना उत्पादन है या गन्ने की फसल का जो उत्पादन है उसके अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं थी, वही समस्याएं क्या हैं, चीनी उद्योग के लिए हैं। जैसे जलवायु अनुकूल न होना और जितनी पैदावार होता है उसका उचित मूल्य नहीं होना, सरकार द्वारा उचित मूल्य नीति निर्धारित नहीं होना गन्ने के मूल्य के लिए, फिर उसके अंतर्गत गन्ने में जो रस की मात्रा है उसके लिए पर्याप्त राशि नहीं देना, यानी गन्ने के केवल वजन को न तोलकर उसके अंदर रस कितना है ये भी देखना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसका मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो चीनी उद्योग के लिए भी सेम वैसी हैं जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए हैं। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं। जैसे उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो, जहाँ से गन्ना उत्पादित होता है वहाँ से लेकर चीनी मिल में जहाँ चीनी उत्पादित होकर और ग्राहकों तक पहुँचाई जाए, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए एक उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके साथ ही नई मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी मशीनरी जो प्रदूषण कम करे प्लस उत्पादन है वो बहुत अच्छा मिले, उससे इस तरह की मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए। मिल जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये वजन रास मूल्य रास उद्योग है। तो अगर गन्ने को बहुत अधिक दूरी तक अपन ले जाते हैं तो उसमें दो घाटे हैं। एक तो उसका मूल्य जो उतना नहीं मिल पाता, प्लस उसके अंदर जो रस है वो बिल्कुल सूख जाता है, तो उत्पादन भी उसका उतना नहीं मिल पाएगा। गन्ने की फसल पर अनुसंधान कार्य होने चाहिए। गन्ने की फसल से रिलेटेड समस्या है कि गन्ने की जो उत्पादकता है वो बिल्कुल परंपरागत जो तौर तरीके हैं उसी से चलती आ रही है, उस पर कोई नया वैज्ञानिक तरीका नहीं लगा जा रहा, नई कोई अनुसंधान किया जा रहा। तो ये होना चाहिए कि गन्ने की जो फसल है उस पर बहुत अधिक अनुसंधान कार्य होने चाहिए, जिससे चीनी की मात्रा उसमें बढ़ाई जा सके। गन्ने की मात्रा के साथ उसके गुण को भी मूल्य, यानी उसमें जितना रस है उसको मूल्य दिया जाना चाहिए। श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था, यानी गन्ना उत्पादन में जितने श्रमिक लगे हुए हैं उनको एक समय अनुसार तो फसल बोने में, फसल उत्पादन में रोजगार मिला हुआ है, परंतु उस फसल के अतिरिक्त जो समय है उस समय में वो रोजगार के लिए इधर उधर चले जाते हैं या पलायन कर जाते हैं। तो उस पलायन को रोकने के लिए उसी स्थान पर उनके रोजगार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
कर व्यवस्था में सुधार। भारत में जो कर प्रणाली है, उद्योग लगाने के लिए, फसल बोने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मिल स्थापित करने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए जो कर व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी नरमी बढ़ती जानी चाहिए। यानी वो जो नियम बने हुए हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, ताकि एक आम आदमी भी गन्ने की फसल उगा सके और जो उद्योग हैं वो गन्ने की फसल के पास में स्थापित हो सकें, कि अगर ज़मीन मान लो महंगी है तो उसमें थोड़ी रियायत बरत के और वो ज़मीन है वो कम कीमत पर दी जाए, जिससे चीनी मिल जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र के पास में ही लगाई जा सके। गन्ने की फसल भुगतान की उचित व्यवस्था हो, जिस पे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ सुझाव हैं जिनसे चीनी उद्योग की स्थिति है उसको काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है। भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे देश की सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये जो दोनों राज्य हैं ये प्रथम स्थान पर, कभी उत्तर प्रदेश रह जाता है, किस साल में महाराष्ट्र रह जाता है। इन दोनों राज्यों में और होड़ सी लगी रहती है पहले स्थान के लिए चीनी उत्पादन में। तो उत्तर प्रदेश में अगर अपन देखें तो जो ये वाला भाग है, ये वाला जहाँ पे गंगा और यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र है, गंगा और यमुना दोनों जहाँ साथ साथ चलती हैं, जो दोआब क्षेत्र है, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे गन्ना है वो बहुत तायत से पैदा होता है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। और पानी अगर अधिक होगा तो गन्ने में मिठास बहुत अधिक होगा, उसमें रस बहुत अधिक होगा और उतनी ही उससे अधिक चीनी या गुड़ है वो उत्पादित होगा। तो ये जो क्षेत्र है वो प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य का, जिसके अंतर्गत मेरठ, रामपुर, रायपुर, बरेली आदि जो भाग हैं वो आते हैं। इसके अलावा जैसे कानपुर है, शाहगंज है, ये क्षेत्र भी प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। इसी तरह से आगे अगर अपन चलें तो बिहार के देवरिया, बक्सर और गया जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र, उसके बाद में अपन महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में प्रमुख जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो है अहमदनगर। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और चीनी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अहमदनगर। इसके अलावा जैसे चांदीनगर है, पुणे है, सलाया आदि क्षेत्रों में भी चीनी उत्पादन होता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में अपन देखें तो विशाखापट्टनम, सामलकोट, विजयवाड़ा, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी आदि जो ज़िले हैं वहाँ पे चीनी उत्पादन होता है। कर्नाटक में बेलगाम से, और बेलगाम जो है वो प्रमुख, ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र है, ये वाला बेलगाम को मिला के। तो श्रीपुर है, बेलगाम है, शिमोगा, मैसूर, चित्रदुर्ग आदि जो ज़िले हैं वो प्रमुख चीनी उत्पादक ज़िले हैं कर्नाटक के। बिहार के अपन ने पढ़ लिए। फिर तमिलनाडु, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि तमिलनाडु में आजकल बहुत अधिक उद्योग हैं वो स्थापित होने लग गए हैं। इसके जो कारण है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो चीनी उद्योग भी क्या है कि तमिलनाडु में और चीनी उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में होने लग गया है, क्योंकि वहाँ पे मिलें स्थापित हो गए हैं, ज़मीन आसानी से मिल जाती है, रोज़गार श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, जल आसानी से मिल जाता है। और वहाँ की जो जलवायु है वो सभी उद्योगों के स्थापना के लिए या उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर दूसरी जगह से कोई चीज़ लाई भी जाए तो कम कीमत पे, और यातायात और श्रमिकों के कम कीमत पर उपलब्ध होने के कारण बड़ी आसानी से यहाँ पे सारा जो कच्चा माल है वो दूसरी जगह से आयात करके मंगवाया जा सकता है। तो तमिलनाडु में भी चीनी है जो बहुत प्रमुखता से आजकल उत्पादित होने लग गई है। और प्रमुख जो क्षेत्र है वो है कोयम्बटूर। इसके अलावा चेन्नई है, वेल्लोर है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम है आदि बहुत ही प्रमुख ज़िले हैं जो चीनी उत्पादित करते हैं। किसके लिए? तमिलनाडु राज्य के लिए। उसके बाद में राजस्थान में भी चीनी उत्पादन होता है। एक तो गंगानगर, राजस्थान के पूछे जा सकते हैं तो गंगानगर, और बूंदी में है केशोरायपाटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केशोरायपाटन, ये जीके में भी कई बार पूछा जाता है। केशोरायपाटन बूंदी में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिल के लिए, जो राजस्थान में स्थापित है। और उसके बाद में पंजाब में अमृतसर है, पटियाला है, अबोहर है। उसके बाद में जैसे हरियाणा में भी है तो हरियाणा में यमुनानगर है, रोहतक है, पानीपत है, सोनीपत है आदि जो ज़िले हैं वो प्रमुख चीनी उत्पादक ज़िले हैं हरियाणा में भी। और इसी के साथ अगर अपन पश्चिम बंगाल देखें तो पश्चिम बंगाल में पलाशी है, हावड़ा है आदि ज़िलों में क्या होता है? चीनी उत्पादन होता है।
तो ये अपन ने चीनी उत्पादन का स्थानीयकरण वितरण देख लिया। स्थानीयकरण उद्योग का वही होता है जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध हो, जल शक्ति उपलब्ध हो, बाजार पास में स्थित हो, भरपूर पूंजी हो। तो ये सारे जो हैं कारक होते हैं स्थानीयकरण के। और वितरण अपन ने, ये भारत में जो चीनी उद्योग है इसका वितरण अपन ने देख ही लिया। जो उद्योग हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, पूरा इसका सचित्र वर्णन आ जाए किसी भी उद्योग का। तो अब तक जितने उद्योग अपन ने पढ़े उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है अपने को। अब अपना एक लास्ट उद्योग बचा है इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग उद्योग, जिसको अपन अभी पढ़ें। तो बच्चों अब लास्ट अपना टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंजीनियरिंग उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जिसके अंतर्गत सभी उद्योगों की मशीनरी बनती है, मशीनी उपकरण बनते हैं, वायुयान उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग है, या मोटर गाड़ी उद्योग है, रेल के डिब्बे बनते हैं, या सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग है। ये सारा जो उद्योग मिला के है, ये पूरा का पूरा जो औद्योगिक विकास है या उद्योग जिस बड़े उद्योग के अंतर्गत चलते हैं, यानी सभी उद्योगों पे एक बड़ा उद्योग अपन इसको मान सकते हैं, वो क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग। क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग। इसको पढ़ेंगे अपन। इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आ रहे हैं, उन उद्योगों के कौन कौन से इकाइयाँ कहाँ कहाँ स्थापित हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, जिसकी स्थापना हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई थी। कब? सन 1975 में। और कहाँ की गई थी? रांची में। रांची में स्थापना की गई थी हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की सन 1975 में। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इस उद्योग की रांची में 1975 में स्थापना की गई थी। दूसरा जो उद्योग है आधारभूत ढांचा उद्योग, जिसके अंतर्गत इस्पात के संयंत्र हैं, उनके ढांचे बनाए जाते हैं, रेल के पुल बनाए जाते हैं, हाइड्रोलिक गेट आदि बनाए जाते हैं। फिर है औद्योगिक मशीनरी। औद्योगिक जो उद्योगों में जो बहुत सारे उद्योग जैसे कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, जो भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में जो मशीनरी प्रयुक्त होती है, जो मशीनें उत्पादन के लिए रखी जाती हैं, निर्माण के लिए रखी जाती हैं, उन मशीनरी का जो उत्पादन है वो जो उद्योग है वो कहलाता है औद्योगिक मशीनरी उद्योग, जो कि किसके अंतर्गत आता है? इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत ही आता है। फिर मशीनी उपकरण, जिसमें घड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह आदि सब बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत जो एक कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको अपन बोलते हैं HMT। पहले HMT की घड़ियाँ आती थी, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना सन 1953 में की गई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि HMT क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1953 में हुई। और इसके 9 उपक्रम हैं, 9 इकाइयाँ हैं जो वर्तमान में या काम कर रहे हैं भारत में। और इसकी जो प्रमुख इकाइयाँ हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए, वो हैं उपक्रम बेंगलोर में 2 उपक्रम स्थापित हैं इसके, हैदराबाद, श्रीनगर, अजमेर, कोटा और सिकंदराबाद में कार्यरत हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें से और मानचित्र पक्का ही मिलता है। तो मानचित्र में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि चीनी उद्योग के प्रमुख क्षेत्र भरिए, उसमें कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें जैसे कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे मान लो ये पूछ लिया कि बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर, अजमेर, कोटा, सिकंदराबाद, इनमें से कोई भी 4 जगह दे दिया आपको कि इन चारों जगहों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि हैदराबाद कहाँ स्थित है, अजमेर कहाँ स्थित है। अगर आपको ये नहीं पता कि अजमेर राजस्थान में है, आप उसको कहीं भी भर के आएंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसको अजमेर को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे राजस्थान में तो उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। मोटर गाड़ी उद्योग, जिसमें मोटर वाहन है, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं। इस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग कि इस उद्योग यानी मोटर गाड़ी उद्योग जो है उसको क्या कहते हैं? सनराइज क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। सन 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में कार्य करना शुरू किया था। सबसे पहला जो इस उद्योग का कार्य शुरू हुआ था वो किसके द्वारा? हिंदुस्तान मोटर कंपनी द्वारा 1944 में। और कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में। इसके बाद में 1947 में मुंबई की जगह है कुर्ला, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है कुर्ला, वहाँ पे स्थापित हुआ था प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड।
47 में, 44 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कलकत्ता में कार्य शुरू किया। उसके बाद में 1947 में कुर्ला, जो कि मुंबई की एक जगह है, कुर्ला भी मानचित्र में आ सकता है। अब कुर्ला आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में है, और मुंबई भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है, तो कुर्ला आ सकता है। तो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की स्थापना की गई थी कहाँ? कुर्ला में, मुंबई में। उसके अलावा स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स कहाँ स्थित है? चेन्नई में। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? चेन्नई में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे में। टाटा लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर में। मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव आदि जो हैं इकाइयाँ इसके मोटर गाड़ी उद्योग के अंतर्गत प्रमुख हैं। और वर्तमान में सभी को पता है कि अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं, वो निरंतर बनती जा रही हैं और आगे भी बढ़ता ही जा रहा है। ये उद्योग काफ़ी प्रगतिशील उद्योग है। उसके बाद में वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग का जो पहला उद्योग लगाने का प्रयास किया गया था वो 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में किया गया था। पहला प्रयास वायुयान निर्माण का 1940 में कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसकी प्रमुख इकाइयाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं? बेंगलुरु में, कानपुर में, नासिक में, कोरापुट में, हैदराबाद में और कोरबा में। देखो बच्चों, सारे जो जगह हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानचित्र के हिसाब से। अब बेंगलुरु है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कानपुर उत्तर प्रदेश में। नासिक महाराष्ट्र में। कोरापुट उड़ीसा में। हैदराबाद तेलंगाना में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो आपको बहुत अच्छे से ये जो जगह हैं, इनके जो राज्य हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लेने। फिर ये है रेल इंजन बनाने का उद्योग, जिसकी सर्वप्रथम रेलवे विभाग ने अजमेर और जमालपुर जो दो जगह हैं, अजमेर जो कि राजस्थान में है, जमालपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर सबसे पहले रेलवे विभाग ने रेल इंजन बनाने की शुरुआत करी थी और एक कंपनी स्थापित करी थी जिसका नाम है लोकोमोटिव वर्कशॉप। एक वर्कशॉप स्थापित किया जिसके अंतर्गत रेल के इंजन बनाए जाते हैं, जिसके अंदर और कौन कौन सी जगह पे स्थापित किया गया? अजमेर जो कि राजस्थान में है, जमालपुर जो कि बिहार में है। और वर्तमान में इसकी दो प्रमुख इकाइयां हैं का जो कार्यरत है। एक है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो कि यूपी में है। दो प्रमुख इकाइयां हैं इसकी रेल इंजन बनाने की। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में वेस्ट बंगाल में है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो कि यूपी में है। उसके बाद में अगला उद्योग है रेल डिब्बे बनाने का उद्योग। रेल डिब्बे बनाने का जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना लगाया गया वो लगाया गया पेराम्बूर तमिलनाडु में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि पहला जो सार्वजनिक क्षेत्र का रेल के डिब्बे बनाने का जो कारखाना है वो कौन सा है और कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था पेराम्बूर तमिलनाडु में, और उस कारखाने का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। रेल के डिब्बे जो हैं उनको कोच बोला जाता है। तो कोच बनाने का जो कारखाना है सबसे पहला और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और उसका नाम था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसके अन्य उपक्रम कौन कौन से हैं? रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब में है, मेसर्स प्रेसॉप्स जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में है जलयान निर्माण उद्योग। तो जलयान निर्माण उद्योग है, इसका पहला तकनीकी रूप से उन्नत जलयान कारखाना सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी नाम से जलयान का कारखाना स्थापित किया गया था सबसे पहला तकनीकी रूप से। और कहाँ स्थापित हुआ था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सन था 1941। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापित की गई थी विशाखापट्टनम में सन 1941 में। उसके बाद में 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1952 में इसका सिंधिया स्टीम नेविगेशन, ये देखिए सिंधिया किसी पर्टिकुलर नाम से इसका नाम रखा हो गया था, सिंधिया स्टीम नेविगेशन। उसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद में इसका नाम हो गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है, स्थापित है? तो विशाखापट्टनम।
उसके बाद में इसके अन्य उपक्रम हैं गार्डन रीच वर्कशॉप, गोवा शिपयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड, कोचीन शिपयार्ड आदि प्रमुख उपक्रम इसके गोवा में, केरल में इस तरह से स्थापित हैं। और लास्ट जो इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वो है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत सभी आईटी सेक्टर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर्स और कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं या मशीनें हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा उद्योग है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र सर्वाधिक प्रचलित है, चर्चित है, वो है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक जो उपक्रम है इस सेक्टर के, सूचना प्रौद्योगिकी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर्स के, वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? बेंगलुरु में ही मिलेंगे। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु में ही 1950 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई थी 1950 में, और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना भी कहाँ की गई? बेंगलुरु में ही की गई। इसलिए बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। अब इस उद्योग में कुछ समस्याएं भी हैं जो कि सभी उद्योगों में कॉमन सी हैं, जैसे कच्चे माल का अभाव है। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जो कलपुर्जे बनाए जाते हैं या जो मशीनरी तैयार की जाती है या जो गाड़ियां या कोच वगैरह ये सब तैयार किया जाता है, तो उसके लिए जो कच्चा माल है वो बहुत ही उत्तम किस्म का इस्पात चाहिए, जो कि भारत में कम उत्पादित होता है। भारत को बाहर के विदेशों से, बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है, जो कि पूंजी के अभाव के कारण संभव नहीं है। और उसकी बहुत अधिक मात्रा में अगर भारत में आयात होता है तो उसका भारत के आर्थिक विकास पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस उद्योग की कुछ सीमाएं हैं। अत्यधिक कर भार, भारत की जो कर नीति है उसके हिसाब से अगर कहीं भी उद्योग स्थापित किया जाता है तो उसके स्थापना से लेकर उत्पादन तक के जो कर भरने पड़ते हैं वो बहुत ही अधिक उनका भार है वो पड़ता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा से सामना करना पड़ता है। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होना, यानी भारत में जितना टैलेंट है लोगों में, चाहे निर्माण में किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, वो उसका उपयोग है वो पूरी तरह नहीं हो पाता। यानी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं हैं जिनसे हम क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग कर सकें। गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव है भारत में। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस उद्योग के विकास में बाधा बनती हैं। परंतु अगर इस उद्योग का आगे का भविष्य देखा जाए, आगे का समय देखा जाए तो काफ़ी उज्जवल है। कुछ ऐसे प्रोग्राम भारत में बनाए जा रहे हैं जिससे इंजीनियरिंग उद्योग प्लस सभी उद्योगों को, उससे जुड़े हुए और उससे बिना जुड़े हुए सभी उद्योगों को बहुत अधिक फ़ायदा हो सकता है। और भारत जो है वो वर्तमान में और आगे आने वाले समय में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस ऐसे जो बहुत ही विकसित देश हैं, बहुत ही ज़्यादा विकसित देश हैं, उनको भी भारत क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है और उस निर्यात में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो भारत सरकार ने सन 2014 में चलाया है उसका नाम है मेक इन इंडिया। यानी जो भी वस्तु या सेवा है उसका उत्पादन जो है, उसको बनाने का जो काम है वो भारत में ही किया जाना चाहिए, ताकि आयात जो है भारत में कम से कम हो सके और निर्यात को बहुत अधिक बढ़ावा मिल सके। निर्यात के साथ साथ विदेशी निवेश भी बढ़ता है। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो उद्योगों को प्रोत्साहित करें, उत्पादन को प्रोत्साहित करें, रोजगार को प्रोत्साहित करें, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करें। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 में। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? निवेश को बढ़ावा, यानी भारत में अगर कोई वस्तु बनेगी तो जो विदेशी कंपनियां हैं या जो देश की कंपनियां हैं उनको ये प्रेरित किया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये इस बात के लिए उन पे दबाव डाला जाता है कि वे जो भी वस्तु उत्पादन करें, सेवा उत्पादन करें, वो भारत में ही करें, न कि भारत को उसका कहीं से भी आयात करना पड़े। और इसके लिए कई कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करने को तत्पर हैं। तो भारत में जितना निवेश बढ़ेगा, भारत में पूंजी बढ़ेगी, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मुद्रा विनिमय बढ़ेगा। उसके बाद में औद्योगिक विकास की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका प्रमुख उद्देश्य है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी जो भी चीज़ें बने वो भारत के अंदर ही बने, यानी भारत में निर्माण को बढ़ावा मिले।
और देश में ही सेवाओं वस्तुओं का निर्माण हो, उद्यमिता को बढ़ावा, इससे उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो हस्त उद्योग या हाथों से काम करने वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उसको बहुत ही अधिक बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, वो भी इसी से रिलेटेड है। और रोजगार सृजन, अब भारत की जनता विदेशों में जा रही है या अन्य कहीं रोजगार के लिए जा रही है, तो अगर ये मेक इन इंडिया ऐसे प्रोग्राम अगर भारत में बनाए जाएं तो भारत के बहुत से ऐसी जनता है जो पलायन कर जाती है, वो पलायन करने से रुकेगी, पलायन रुकेगा, क्योंकि उनको जो रोजगार है वो सृजित कर दिए जाएंगे भारत में ही। उनका जो क्षमता है, उनकी जो निर्माण करने की क्षमता है, वो पूरी तरह उपयोग में ली जाएगी। और भारत में रह के ही, भारत के लिए ही वो लोग काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, तो अर्थव्यवस्था अपने आप ही भारत की बहुत उन्नत हो जाएगी। और इंजीनियरिंग उद्योग के अलावा, इससे जुड़े हुए उद्योगों के अलावा, इससे बिना जुड़े हुए उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट।